नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद अब बारी है चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको इस चैनल में एम लक्ष्मीकांत पूरी तरीके से एमसीक्यूज के द्वारा मैं कराऊंगा कवर। आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी इंडियन पॉलिटी की इसी चैनल में होगी। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। क्लिक करके आप इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। अब बारी है चैप्टर 2 की, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन, द इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके जो इलेक्शंस हुए थे वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही हुए थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी ने कैबिनेट मिशन के बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। द कैबिनेट मिशन हैड अप्रूव्ड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर इंडिया एंड फॉर पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो बेसिकली ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो कैबिनेट मिशन ने इंडिया के पार्टीशन को अप्रूव नहीं किया था, उसके खिलाफ था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन नहीं चाहता था कि 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहता था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। The total strength of Constituent Assembly was 389, in which 296 were to be allotted for British India and 93 for princely states। बिल्कुल सही है। टोटल स्ट्रेंथ जो थी 389 थी। 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए, 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए। The representatives were to be elected from 4 communities, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इलेक्शंस जो भी हुए थे तो वहां पे 4 नहीं 3 कम्युनिटीज को बेसिकली डिवाइड किया गया था। हिंदू अलग से कोई कम्युनिटी थी ही नहीं। ये जान के आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि भैया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन है और हिंदू कम्युनिटी थी ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, 3 कम्युनिटीज थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में ही आ गए थे हिंदू। ठीक है, सो हिंदू एक सेपरेट कम्युनिटी नहीं थी। तो 4th स्टेटमेंट गलत है, 2nd स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 3। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आधी इलेक्टेड और आधी नॉमिनेटेड थी। ठीक है, ना तो पूरी इलेक्टेड थी ना ही पूरी नॉमिनेटेड थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following provisions of Constitution of India were given immediate effect at enactment of the Constitution on 26th November 1949? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये डेट प्रीएम्बल में भी लिखी गई है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बट उसके बाद भी कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। वही आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से थे। इलेक्शंस, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 366। सो दोस्तों, इमरजेंसी प्रोविजंस बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो 3 आप एलिमिनेट कर सकते हो। इससे आपका ए और सी एलिमिनेट हो गया। बाकी तीनों तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गए थे। करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4, दैट इज बी। ठीक है, so the articles which came into force on 26 November 1949 included ये सारे आर्टिकल्स, ये आप देख सकते हो। ठीक है, 324 इलेक्शन से रिलेटेड है और बाकी ये सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। चलिए, अब आपके सामने यहां पे आता है चौथा क्वेश्चन। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स यहां पे हैं। द 7th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द लॉन्गेस्ट सेशन। कैबिनेट मिशन वॉज अ 4-member बॉडी
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। सो दोस्तों सबसे पहली चीज तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, ठीक है। कौन कौन थे? लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, देन उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका मेंबर था, बिल्कुल था। कैबिनेट मिशन एक थ्री मेंबर बॉडी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। द 7th सेशन वाज द लॉन्गेस्ट सेशन। क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए थे? टोटल 11 सेशन हुए थे। उन 11 सेशंस में 7वां सेशन जो था वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट था, 66 डेज चला था। काफी कम लोगों को यह जानकारी होती है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 3। ठीक है। सो 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था, 8 जनवरी 1949 को खत्म हुआ था, 66 डेज लॉन्ग था। फाइन। देन दोस्तों इस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में बहुत सारी कमिटीज हैं, ठीक है, और उन कमिटीज के चेयरमैन याद करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी पूछता है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम भी इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, और एक साइड दिए गए हैं चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी के चेयरमैन थे जेबी कृपलानी, ठीक है। सो ए का होगा 2, दैट मींस आपका ए और डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए का 2 होगा, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, दैट मींस बी का होगा 1, ठीक है। तो बी का 1 यानी कि ए की आंसर है, दैट इज सी। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन से ही किए जाते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो 2 1 4 3 करेक्ट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। आपको याद करना है ये, ठीक है, आपको याद करना है। देन उसी तरीके से फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी, एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, सब कमिटीज ऑन माइनॉरिटी। सो माइनॉरिटी सब कमिटी के चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी, दैट मींस डी का होगा 2 और ए की है यहां पे जिसमें डी का 2 है, आंसर हो गया ए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इजी तरीके से इजी ऑप्शंस देके सॉल्व करा दिया, बट एग्जाम में इतने इजी ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। सो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद हैं, यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हैं, और एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन है एस वर्दाचारी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, देन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि भाई 4 कमिटीज दे दी गई और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कमिटीज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड किए गए थे, यानी कि इनमें से कौन सी कमिटीज के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, अगर आपको पता हो तो इसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, बाकी तीनों के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज ए। कमिटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, स्टेट्स कमिटी, देन यूनियन पावर्स कमिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इन तीनों के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। करेक्ट आंसर इज ए। इस तरीके के क्वेश्चंस देने का मकसद बस यही है कि ताकि आपको ये सारे कमिटीज और उनके चेयरमैन याद हो जाएं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोविंसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिस ऑन देयर मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रोविंसेस थे उनकी संख्या थी, उनके मेंबर्स थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मद्रास में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, बंगाल में, उसी तरीके से बॉम्बे में। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो सबसे ज्यादा थे मद्रास में 49, ठीक है। मद्रास के बाद अगर आप देखोगे बिहार में थे 36, तो 1 के बाद आएगा 4, ठीक है, और आंसर आपका आ गया बी। ये भी ऑप्शंस बहुत इजी हैं, ठीक है, करके आपसे यहां पे आसानी से बन जाएगा। सो मद्रास 49, बिहार 36, बॉम्बे 21, वेस्ट बंगाल 19 और ईस्ट पंजाब 12। सबसे ज्यादा थे यूनाइटेड प्रोविंसेस 55। देन उसी तरीके का ये अगला सवाल है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कमिटीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हेड की गई। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, क्या इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे? यस और नो, बिल्कुल थे। एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके भी थे। स्टीयरिंग कमिटी, क्या इसके थे? बिल्कुल थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, इसके भी थे। चारों के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है।
दो स्टेटमेंट्स हैं, व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Whenever the Constituent Assembly met as the legislative body, it was chaired by the noted lawyer Alladi Krishnaswamy Iyer. तो देखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम नहीं कर रही थी. कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते वो इंडिया के लिए ऑर्डिनरी लॉ बनाने का काम भी कर रही थी, क्योंकि उस समय तो कोई पार्लियामेंट नहीं था ना, तो भाई पार्लियामेंट के लिए लॉ कौन बनाएगा? गेटिंग द पॉइंट. दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये काम भी कर रही थी. अब जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती, यानी कि एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जब भी उसकी मीटिंग होती तो चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद होते थे. लेकिन जब भी लॉ बनाने के लिए यानी कि एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इसकी मीटिंग होती थी तब इसके चेयरमैन होते थे जीवी मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा स्पीकर बने. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इज अ रॉन्ग आंसर. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली 1. ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा जिसमें 10 और क्वेश्चंस होंगे मेरी तरफ से. कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो और कैसे लगे ये 10 क्वेश्चंस मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में. लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं एमसीक्यू. सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी. धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी.